Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 15 part 1 chapter number 16 of second year biology, and it is about deformities of human skeleton. These are page number 35 to 36. We will discuss these pages in the next slides. So in today's lecture points, we will discuss various causes of human skeleton deformities. We will discuss genetic causes, hormonal causes, nutritional causes, in which we will discuss rickets, and also we will discuss disc slip, spondylosis, sciatica, and arthritis. Lastly, we will go through certain questions. So we are going to discuss genetic causes of human skeleton deformities, in which we will discuss cleft palate and microcephaly. ये पहली जो डिजीज़ है वो है क्लेफ्ट पैलेट बेसिकली इट इज़ अ कंडीशन इन विच पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन फेल टू फ्यूज़। ये वो डिज़ीज़ है जो इनबॉर्न चाइल्ड में नज़र आती है, और इस डिज़ीज़ में बेसिकली जो पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला ये एक बोन का नाम है, और पैलेटाइन बोन ये अलग है। ये दोनों बोन आपस में फ्यूज़ नहीं हो सकती ड्यूरिंग द फीटस डेवलपमेंट, और जिसकी वजह से ये ओपनिंग आफ्टर बर्थ भी बरकरार रहती है, और इसकी वजह से जो नेज़ल और ओरल कैविटी है वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से सकिंग नहीं हो पाती, और इसकी वजह से जो फूड है वो स्टमक में जाने के बजाय वो लंग्स में चला जाता है, और इस कंडीशन को एस्पिरेशन निमोनिया का नाम दिया जाता है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा जो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला पर्पल से शेडेड हुआ हुआ है। ये जो है ये एक हार्ड पैलेट है, और उससे थोड़ा आगे जाएं जहाँ पर पिंक कलर से शो हुआ है पैलेटाइन बोन, ये सॉफ्ट पैलेट है। ये दोनों जो बोन्स हैं ये आपस में अगर फ्यूज़ नहीं होंगी तो क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन नुमायाँ हो जाएगी, और इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली सर्जरी है। सर्जरी से स्टिचेस लगा के इसको आपस में क्लोज़ कर दिया जाता है, और बाद में बिल्कुल ये नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट जो जेनेटिक कॉज की एक डिज़ीज़ है वो है माइक्रोसेफेली में जो हेड है वो स्मॉलर होता है नॉर्मल के बजाय। तो ये डिज़ीज़ ज़्यादातर फैमिलीज़ में रन करती है और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होती है। इसके अलावा भी ड्रग, अल्कोहल या सर्टन वायरसेस भी या टॉक्सिन्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं ड्यूरिंग फीटस डेवलपमेंट, और डैमेज करते हैं ब्रेन टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से ब्रेन सही तरीके से नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर पाता, और ऐसे जो लोग हैं या जो बच्चे हैं उनका जो हेड है वो नॉर्मल से छोटा होता है। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो अर्थराइटिस है। ये लास्ट में भी आपको इसका टॉपिक मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट के बजाय, तो हम यहीं पर देख लेते हैं व्हाट इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस इज़ इन्फ्लेमेटरी और डिजनरेटिव डिजीज़ दैट डैमेजेस जॉइंट्स। ये वो डिज़ीज़ है जो जॉइंट्स पर अटैक करती है, और इसकी वजह से जॉइंट इस डिज़ीज़ में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो जॉइंट्स हैं, और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है, और जिसकी वजह से उनकी जो शेप है वो भी चेंज हो सकती है, क्योंकि ये डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। और इसमें जो जॉइंट्स हैं वो पेनफुल हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है। अगर लेग का जॉइंट है, नी का जॉइंट है तो लेग में स्टिफनेस आ जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है जॉइंट की। एक्यूट फॉर्म्स ऑफ अर्थराइटिस में वो फॉर्म्स आती हैं जो थोड़े अरसे के लिए होती है। अर्थराइटिस जो कम अरसे के लिए होती हैं वो एक्यूट फॉर्म्स होती हैं। जो ज़्यादा अरसे के लिए अगर कोई डिज़ीज़ रहे तो वो क्रोनिक फॉर्म कहलाती है। तो एक्यूट फॉर्म ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से हो सकती है, और उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रोनिक डिज़ीज़ है, क्रोनिक अर्थराइटिस है, तो उसके सिम्टम्स सीवियर होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, स्टिफनेस बरकरार रहेगी ज़्यादा अरसे तक, और एज के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। जैसा कि फ़ीमेल के अंदर अर्थराइटिस ज़्यादा देखने में आता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और इसकी कॉमन टाइप्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो हम आगे जाके इसको भी देखते हैं, इनका डिफरेंस भी हम देखते हैं। और ज़्यादातर ये आर्थराइटिस की जो डिज़ीज़ है ये फैमिलीज़ में रन करती है। अगर किसी के पेरेंट्स या सिबलिंग में से किसी को ये डिसऑर्डर है तो उसके आगे ऑफस्प्रिंग में भी ये डिसऑर्डर जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं इस डिज़ीज़ की डेवलपमेंट में। ये जस्ट ब्रीफ सा डिफरेंस है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए।
ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो वियर एंड टियर है वो जॉइंट्स के कार्टिलेज को अफेक्ट करता है। इसमें जॉइंट्स की कार्टिलेज डैमेज होती है जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं और उसकी वजह से वो टूटने लगती हैं और जो एरिया है वो स्टिफ भी हो जाता है, पेनफुल भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा ज़्यादा सीवियर केस है एज़ कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि इसमें अपना ही इम्यून सिस्टम जो लाइनिंग है जॉइंट कैप्सूल की उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लाइनिंग वो जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा साइनोवियल जॉइंट्स, उनमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है और पेनफुल होती है और इसकी वजह से जो इवन के जो लेग की शेप है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम बॉडी का वो ही खुद ही अटैक कर रहा होता है अपनी ही जॉइंट पर, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सूरत हाल नहीं है। उसमें जस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जॉइंट का कार्टिलेज है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से बोन आपस में उनके दरमियान फ्रिक्शन बढ़ जाती है और उनकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ने की वजह से वो आपस में ज़्यादा टूटने लगती हैं और वहाँ पर जो एरिया है वो सूज जाता है या वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है। नेक्स्ट इज़ गाउटी आर्थराइटिस। इसका जस्ट एक वर्ड यूज़ किया गया है आर्थराइटिस में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है जस्ट ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। गाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कॉज्ड बाय एक्सेस यूरिक एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, अगर किडनी का किसी को इशू है तो उसके अंदर भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो यूरिक एसिड अगर सही तरीके से बॉडी से नहीं निकल रहा तो उसकी अमाउंट ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो यूरिक एसिड जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट्स और बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो गाउटी आर्थराइटिस की शक्ल में नज़र आएगा। वहाँ पर जैसे ये ज़्यादातर पाँव की उंगलियों, टोज़ वगैरह में नज़र आती है, सोजन हो जाती है पाँव में, एंकल में भी हो सकती है, टोज़ में भी हो सकती है। तो वहाँ पर असल में यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं वहाँ के जॉइंट्स पर और उसकी वजह से वो एरिया जो है वो स्वेल कर जाता है, पेनफुल हो जाता है। तो ये इस कंडीशन ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये देखने में आती है और वो जिनके अंदर किडनीज़ का कोई इशू हुआ है तो वहाँ उनमें ये गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, जिसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड हार्मोनल कॉजेज़ ऑफ ह्यूमन स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ और इसमें हम सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है बोन्स बिकम पोरस, बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बोन्स। Osteoporosis, porous bone, it is a group of disease in which bone resorption outpaces bone deposit. इसका मतलब ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन के अंदर डेपोजिशन हो रही है मिनरल्स की वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द बोन रिजॉर्प्शन। और बोन रिजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि बोन के अंदर से जो मिनरल्स हैं उनका रिलीज़ उनके अंदर डिपॉजिट होने से ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जितनी बोन ने बनना है वो बोन बनने के बजाय ज़्यादा घुलना शुरू हो जाती है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है ज़्यादा आसान वर्ड में, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजीज़ दैट अकर्स व्हेन द बॉडी लूजेस टू मच बोन, मेक्स टू लिटिल बोन और बोथ। मतलब वो बहुत ज़्यादा वो अपनी बोन ज़्यादा लूज़ हो जाए, बोन के अंदर से मिनरल्स निकल जाएं जिसकी वजह से वो पोरस हो जाती है, या बोन बन नहीं रही, उसके अंदर डेपोजिशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। या दोनों कंडीशन में ये ऑस्टियोपोरोसिस की डिज़ीज़ हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो डिज़ीज़ है उसमें बोन मैस रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो बोन के अंदर का जो गूदा है वो कम हो जाता है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है मैट्रिक्स की वो नॉर्मल रहती है। जस्ट जो मैस है बोन का वो कम हो जाता है जिसकी वजह से बोन जो है वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये फ़ीमेल के अंदर देखने में आता है आफ्टर द एज ऑफ 40 प्लस एंड 45 प्लस, क्योंकि उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल जो है एक हार्मोन है एस्ट्रोजन जो फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है आफ्टर मेन्योपॉज, और जिसकी वजह से उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस की डिज़ीज़ ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर फ़ीमेल में देखने में आता है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल फ़ीमेल में जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे इनसफिशेंट एक्सरसाइज, डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, स्मोकिंग एक्सेट्रा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को।
इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है, जिसमें और इसके अलावा और भी मेडिसिन दी जाती हैं। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में बेसिकली इंजेक्शंस दिए जाते हैं एस्ट्रोजन को रिप्लेस, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। Next, we are going to discuss nutritional causes of human skeleton deformities, in which we will discuss osteomalacia, means soft bones, and rickets. Osteomalacia means soft bones, and it includes a number of disorders in which bones receive inadequate minerals. In this disease, calcium salts are not deposited and hence bones soften and weaken. तो ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है सॉफ्ट बोन्स, जबकि हमने जो अभी पहले पढ़ा है ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं, और जबकि ऑस्टियोमलेशिया में बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। तो सॉफ्ट होने का रीज़न क्या है? क्योंकि बोन्स के अंदर जो अमाउंट है मिनरल्स की वो इनएडिक्वेट होती है, मतलब नाकाफ़ी होती है, और उन मिनरल्स में सबसे जो मेन मिनरल है वो है कैल्शियम, और कैल्शियम अगर सही तरीके से डिपॉजिट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी। जैसे विद द पैसेज ऑफ एज जो सबसे ज़्यादा बोन्स जो हैं वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं। फीमेल्स में भी ये देखने में आया, क्योंकि उन के अंदर कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स के अंदर भी होती है, लेकिन फ़ीमेल के अंदर ये ज़्यादा डिज़ीज़ होती है। और इसमें बोन्स जो हैं वेट बियरिंग बोन्स लाइक लेग्स हो गई या पेल्विस हो गया, वो डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, उनकी शेप बिगड़ जाती है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और सॉफ्ट जो बोन है वो अपनी शेप बरकरार नहीं रख सकती और बेंड हो सकती है। ज़्यादातर इसके जो सिम्टम है, इसमें मेन सिम्टम पेन है। जब वेट उठाया जाता है तो पेन होता है, और अफेक्टेड बोन्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो वेट बियरिंग बोन्स लाइक लेग हैं उनके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। और ये जो डिज़ीज़ है ऑस्टियोमलेशिया की, ये एडल्ट्स में होती है। इसी के हम देखेंगे इसी के ऑपोजिट चिल्ड्रन में जो डिज़ीज़ है वो रिकेट्स है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की जो डिज़ीज़ चिल्ड्रन में पाई जाती है वो है रिकेट बेसिकली रिकेट्स में जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनके जो लेग्स हैं वो बेंड हो जाती हैं, ठीक है। वो अभी बचपन में ही उनकी जो लेग्स होती हैं वो बेंड हुई हुई होती हैं, या उनका पेल्विस डिफॉर्म हुआ होता है। और ये क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक बात आपको याद रखनी है कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम, चाहे आप दूध के गिलास जितने मर्ज़ी पी लें, तो कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम भी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फोर्टिफाइड मिल्क, मतलब ऐसे मिल्क यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर विटामिन डी डाला जाता है। नॉर्मल मिल्क में अगर नहीं है, विटामिन डी नहीं होता, तो उनको बनाया जाता है प्रोसेसिंग के ज़रिए, उनके अंदर विटामिन डी डाला जाता है। या दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो है सनलाइट के अंदर बेबी की स्किन को एक्सपोज करना चाहिए। जैसे अगर जो बेबी वीक होते हैं, जिनकी डिफॉर्म्ड पेल्विस या बोन्स बेंड हुई होती हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको धूप में रखें, ज़्यादा देर तक मालिश वगैरह करें, तो वो ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर स्पीयर केस होता है तो स्पीयर केस में ये डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लगेगा, वरना रिकवरी भी हो जाती है अगर ये जो इनएडिक्वेट या इनएडिक्वेसी है इसको कंपनसेट किया जाए बाय यूजिंग विटामिन डी एंड कैल्शियम. Next is the slip disc. We will discuss it in the lecture 15 part 2.